नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएम स्टडी पर। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। हम जो जानेंगे वो किसके बारे में जानेंगे? मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे। और ये मौलिक अधिकार क्या होते हैं, यानी कि जो मौलिक अधिकार होते हैं, जो हमारे अधिकार होते हैं, ये ऐसे अधिकार होते हैं, यानी कोई भी देश जो होता है वो अपने नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करता है। यानी कि जैसा कि समानता का अधिकार या राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये बहुत सारे हम अधिकार आगे को इसमें जानने वाले हैं जो मौलिक अधिकार होते हैं। और ये मौलिक अधिकार क्या होते हैं? यानी मौलिक अधिकार हमारे वो अधिकार होते हैं कि अगर इन मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यानी कोई भी सरकारी कर्मचारी या सरकारी संस्था या कोई भी इंसान आपके जो है मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो हम उसके खिलाफ कहाँ जा सकते हैं? सीधा कहाँ पर जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और हम सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के अनुसार जो है क्या करता है? उसके खिलाफ, जिसने आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया है, उसके खिलाफ रिट्स जारी करता है। और हाई कोर्ट जो होता है वो आर्टिकल 226 के अनुसार जो है उसके खिलाफ रिट्स जारी करता है। और इन चीज़ों को भी हम सबको जानेंगे कि आर्टिकल 32 क्या है और इसके जो द्वारा रिट्स जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वो कौन कौन सी हैं। तो इससे पहले इन चीज़ों को जानेंगे तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का जो हम आज पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? पार्ट 3। और पार्ट 3 के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं, यानी आर्टिकल अनुच्छेद जो आते हैं इसमें आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35, यानी का आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक के जो हम अधिकार पढ़ेंगे वो कौन से अधिकार होते हैं? उन्हें फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार कहते हैं। और इन्हीं को ही फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार को ही पार्ट 3 को ही क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। और मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है इनको? मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मैग्ना कार्टा जो कहलाते हैं वो इसलिए कहलाते हैं क्योंकि एक ब्रिटेन के महाराज हुआ करते थे। ब्रिटेन के महाराज हुआ करते थे जिनका नाम था किंग जॉन। और किंग जॉन ने ही सबसे पहले, किंग जॉन ने लगभग 1215 ईस्वी में अपने नागरिकों को जो मौलिक अधिकार थे वो सबसे पहले लिखवाए थे। और उस समय वो क्या कहलाते थे? वो मैग्ना कार्टा कहलाते थे। ये मौलिक अधिकार जो लिखवाए थे उनको क्या कहा जाता था? मैग्ना कार्टा कहा जाता था। और वही मौलिक अधिकार जो मैग्ना कार्टा थे उन्हीं को ही हमने अपने संविधान के अंदर किया है, ऐड किया है। तो ये क्या कहलाते हैं? मैग्ना कार्टा कहलाते हैं। और ये मैग्ना कार्टा और ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो उनकी डिमांड सबसे पहले भारत के अंदर किसने की थी? अगर फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों की सबसे पहली मांग की बात की जाए, अगर बात की जाए वर्बल मांग की, तो सबसे पहले वर्बल या मौखिक मांग करने वाला, वर्बल या मौखिक मांग करने वाला सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स की मौखिक या वर्बल मांग की थी, तो वो किसने की थी? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट को हम सब जानते हैं। एनी बेसेंट कौन थी? कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट ने ही सबसे पहले मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों की सबसे पहले वर्बल या मौखिक मांग की थी। और ये मांग कब की गई थी? 1925 ईस्वी में की गई थी। और अगर बात की जाए फंडामेंटल राइट्स की लिखित मांग की, यानी कि भारत के अंदर सबसे पहली रिटन या लिखित मांग करने वाला कौन था? और ये लिखित मांग कब हुई थी फंडामेंटल राइट्स की? तो फंडामेंटल राइट्स की लिखित मांग किसने की थी? वो की थी मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल
नेहरू। और मोतीलाल नेहरू ने जो ये फंडामेंटल राइट्स की लिखित मांग सबसे पहले भारत के अंदर की थी। आपसे अगर पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों की वर्बल या मौखिक मांग करने वाला कौन थी, तो वो कौन थी? एनी बेसेंट ने। और उन्होंने कब की थी? 1925 ईस्वी में। और अगर बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि लिखित मांग सबसे पहले भारत के अंदर किसने की थी, तो वो किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। और ये जो की थी ये 1928 ईस्वी में की थी। और ये जो मोतीलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों की मांग की थी, तो ये किसके अंतर्गत की थी? अंडर नेहरू रिपोर्ट के अंडर की थी। यानी कि नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। और नेहरू रिपोर्ट ये कब पेश की गई थी? क्योंकि हम सब जानते हैं जिस समय मौलिक अधिकारों की मांग चल रही थी, तो उस समय भारत का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? लॉर्ड बर्कनहेड हुआ करता था। और लॉर्ड बर्कनहेड ने ही कहा था, भारतीयों से कहा था कि आप जिस तरीके से अपने भारत को जिस संविधान के अंतर्गत आप रन करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप चलाना चाहते हैं, और जो जो अधिकार, जो जो कानून आप चाहते हैं अंग्रेज़ों से, वो आप क्या कीजिए, आप लिखित रूप में उसको दीजिए। और तभी एक रिपोर्ट बनाई गई थी जिसको क्या कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। और इसी नेहरू रिपोर्ट के ही अंतर्गत क्या क्या था कि मोतीलाल नेहरू ने फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों की भी मांग की थी। तो ये की थी अंडर नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट या नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत ही किसकी मांग की गई थी? लिखित मांग की थी। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। और 1931 ईस्वी में जो फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों की मांग की थी, तो वो 1931 ईस्वी में किसने की थी? आईएनसी ने भी मौलिक अधिकारों की थी। आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी मांग की थी। कब? 1931 ईस्वी में। और हम सब जानते हैं कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम सब जानते हैं कांग्रेस की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो किसने किया था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। और जब महात्मा गांधी गए थे कहाँ पर? क्योंकि जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और ये जितनी भी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो ये कहाँ पर हुई थी? ये लंदन में हुई थी। और उसी में पार्टिसिपेट किया था किसने? गांधी जी ने। और गांधी जी ने भी 1931 ईस्वी में गांधी जी ने भी मौलिक अधिकारों की मांग की थी। गांधी जी ने भी मौलिक अधिकारों की मांग की थी 1931 ईस्वी में, जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। लेकिन ये मांग तो हो गई थी, यानी कि गांधी जी ने भी मौलिक अधिकारों की मांग की थी। और नेहरू रिपोर्ट में भी मोतीलाल नेहरू ने फंडामेंटल राइट्स से मौलिक अधिकारों की मांग की थी। और इसको भी जो अंग्रेज़ थे उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया था कि जैसे ही अगला एक्ट बनकर जाएगा, जैसे ही भारत में अगला एक्ट बनकर जाएगा, तो उसी में ही आपको क्या दिया जाएगा? मौलिक अधिकार दिए जाएंगे या फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम बनकर आया था, 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम बनकर आया, और हम सब जानते हैं हमारे संविधान के अंदर लगभग 70 से भी अधिक % जो हमारा जो संविधान लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? वो 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। लेकिन उसके अंदर भी अंग्रेज़ों ने क्या नहीं दिए थे? जो हमारे मौलिक अधिकार थे, जो फंडामेंटल राइट्स की मांग चल रही थी, वो अंग्रेज़ों ने हमें नहीं दिए थे। तो सब कुछ था और उसी से ही लिया गया था। लगभग 70 से भी अधिक % जो हमारा संविधान लिया गया वो 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से लिया गया। लेकिन उनमें क्या नहीं थे? फंडामेंटल राइट्स नहीं थी, मौलिक अधिकार नहीं थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के संविधान में और आज के संविधान में क्या डिफरेंस है, तो सिर्फ एक ही डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है कि उसमें जो भारत शासन अधिनियम था 1935 का, उसमें क्या नहीं थे? फंडामेंटल राइट्स नहीं थे या मौलिक अधिकार नहीं थे। और जो फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार जो थे अंग्रेज़ों ने नहीं दिए थे, तो तभी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति बनाई थी।
एक समिति बनाई हमारे संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों को जोड़ने के लिए, या संविधान में मौलिक अधिकारों को ऐड करने के लिए ही एक समिति बनाई, जिसको क्या कहा जाता है? तेज बहादुर सप्रू समिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेज बहादुर सप्रू समिति कहा जाता है। तो 1945 ईस्वी में 1945 में ही एक समिति, एक कमेटी बनाई गई थी, और उस समिति को क्या कहा जाता था? तेज बहादुर सप्रू समिति। और ये जो तेज बहादुर सप्रू समिति बनाई गई थी, और तेज बहादुर सप्रू समिति ने ही अपनी जब रिपोर्ट पेश की, और इसी तेज बहादुर ने ही अपनी रिपोर्ट में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे या हमारे जो मौलिक अधिकार थे उनको दो भागों में विभाजित किया। किसने? तेज बहादुर सप्रू ने अपनी रिपोर्ट में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे या मौलिक अधिकार थे उनको दो भागों में विभाजित किया। और वो दो भाग कौन कौन से थे? एक को क्या संविधान के भाग 3 में ऐड किया गया था, और संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार आते हैं वो कौन से आते हैं? वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक के जो मौलिक अधिकार आते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं। और इन्हीं को ही क्या कहा जाता है? इन्हीं को ही कहा जाता है मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और मैग्ना कार्टा इनको कहा जाता है। और ये जो मौलिक अधिकार थे जो 1235 अनुच्छेद 12 से 35 तक थे, तो ये हमारे एक ऐसे अधिकार होते हैं जिनके लिए हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं, यानी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं अगर इनका हनन होता है। और दूसरे को कौन से पार्ट में जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था पार्ट 4 या भाग 4 में जोड़ा गया था। और भाग 4 के अंतर्गत जो हमारे आर्टिकल या हमारे जो अनुच्छेद आते हैं वो हम सब जानते हैं वो कब से कब तक आते हैं? आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक के जो हमारे अधिकार आते हैं, तो वो कौन से पार्ट में? संविधान के भाग 4 में आते हैं। और इनको क्या कहा जाता है? इनको ही कहा जाता है डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कब से कब तक पढ़ेंगे? वो हम संविधान के भाग 4 में पढ़ेंगे। और भाग 4 में ही अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक जो हम पढ़ेंगे, तो वो कब पढ़ेंगे? उसमें पढ़ेंगे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, क्योंकि हम सबकी एक ही चीज़ होती है कि सभी जो है अपने राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं, और इसी के अंतर्गत हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। और अगर जो हमें डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं और ये जो अधिकार होते हैं, अगर इसका हनन होता है और कोई राज्य अगर हमें इन अधिकारों से वंचित करता है, तो हम इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में हम क्या नहीं दे सकते? चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन अगर हमारे पार्ट 3 के आर्टिकल 12 से 35 तक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, अगर इनका हनन होता है, तो हम इसके लिए कहाँ जा सकते हैं? हम सीधा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं। ये क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है। पार्ट 3 के अंतर्गत क्या आते हैं? फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। और इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम पार्ट 4 में? डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये जो हमारा भाग 3 या जो हमारे अनुच्छेद लिए गए कौन से लिए गए? ये लिए गए हमारे यूएसए से। कहाँ से लिए गए? यूएसए से। और ये आयरलैंड से लिए गए। ये कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। और ये यूएसए से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। और इनके लिए हम जो है, अगर हमारे इन अधिकारों का हनन होता है, तो हम सीधा कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जा सकते हैं जिसने हमारे इन अधिकारों का हनन किया है। और अगर इनका हनन होता है तो इनके लिए हम कहीं भी नहीं जा सकते। तो इन चीज़ों को ही हम
पढ़ने वाले हैं। ये जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। और जो संविधान में हमें अधिकार दिए हैं, क्योंकि अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ेंगे, वो मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। और मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे वो आर्टिकल 12 से 35 तक। फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक। और हमें जो संविधान के अंदर जो अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, वो कितने अधिकार हैं? मौलिक अधिकारों की संख्या हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और वो कौन कौन से हैं? 6 मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं। और सबसे पहला जो हमारा अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार कौन सा हमारा? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। और राइट टू इक्वालिटी या समानता का जो अधिकार है उसमें आर्टिकल हम जो पढ़ेंगे वो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। और इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम? आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। ठीक है। और तीसरा जो हमें अधिकार दिया गया है वो कौन सा है? राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसके अंतर्गत जो हम अनुच्छेद जानेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, वो कब से कब तक पढ़ेंगे? वो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। ठीक है। और जो हमारा चौथा अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये जो हम पढ़ेंगे वो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। ठीक है। और हमारा जो पांचवा अधिकार है वो हमारा कौन सा अधिकार है? जो पांचवा हमारा अधिकार है वो कौन सा अधिकार पढ़ेंगे हम? वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं
शैक्षणिक अधिकार। ये आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, इसमें दो आर्टिकल पढ़ेंगे। और जो छठा हमारा आर्टिकल राइट है हमारा, वो कौन सा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये क्या? आर्टिकल 32, यानी कि जिसके अंतर्गत क्या करता है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है तो इसके अंतर्गत ही क्या करता है, वो रिट्स जारी करता है। ठीक है, इन सब को लिख लेंगे। तो ये हमारे क्या हैं? ये हमारे कुछ अधिकार हैं जिनको हम पढ़ेंगे। इस मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ही हमें कितने अधिकार दिए गए? वो 6 अधिकार दिए गए। और 6 अधिकारों को ही हम इनके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? इनके अंतर्गत हम जानने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारा आता है, तो हमारा कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 12 है। कौन सा आर्टिकल है? अगर बात की जाए आर्टिकल 12 या अनुच्छेद 12 की अगर बात की जाए, तो अनुच्छेद की 12 के अंतर्गत क्या आता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इसके अंतर्गत क्या आता है? आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 के अंतर्गत क्या आता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट या राज्य की परिभाषा। और राज्य की परिभाषा की अगर बात की जाए, यानी राज्य की परिभाषा क्या होती है? तो राज्य की परिभाषा की अगर बात की जाए, तो राज्य के अंतर्गत जो हमारा राज्य मिलकर बनता है, तो वो किस किस से मिलकर बनता है? वो पार्लियामेंट यानी संसद, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद, और प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, राज्य के राज्यपाल, और
लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधानसभा, विधान परिषद, पंचायत, पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका। और ये पंचायत, यानी ये राज्य की परिभाषा होती है। जो राज्य होता है उसके अंतर्गत क्या आता है, ये सब कुछ आते हैं। और ये आर्टिकल 12 या अनुच्छेद 12 के अंतर्गत क्या दिया गया है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट या राज्य की परिभाषा। और राज्य की परिभाषा की अगर बात की जाए तो राज्य के अंतर्गत क्या आता है, पार्लियामेंट आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिपरिषद, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, और हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, गवर्नर ऑफ स्टेट्स राज्य के राज्यपाल, और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्य की विधानसभा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि राज्यों के विधान परिषद, और पंचायत जो पंचायत होते हैं, पंचायत का प्रावधान, और म्युनिसिपैलिटीज़ और नगर पालिका, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। आगे अगर बात की जाए अनुच्छेद 13 की बात की जाए तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद 13 या आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 या अनुच्छेद 13 की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है पार्लियामेंट हैज़ द right to Parliament has the right to make amendment in fundamental rights. संसद को अधिकार है कि संसद को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। लेकिन उसकी मूल संरचना को चेंज नहीं कर सकती, यानी पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू मेक अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट्स विदाउट चेंजिंग बेसिक स्ट्रक्चर, विदाउट चेंजिंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। यानी कि उसकी मूल संरचना में कर सकती है
मूल संरचना को बदले बगैर, बदले बिना। ठीक है। संसद को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है मूल संरचना को बदले बिना। इस तरीके से कर सकते हैं या थोड़ा सा और भी संशोधित करके लिख सकते हैं। पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू मेक अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट्स विदाउट चेंजिंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। ये किसके अंतर्गत आता है? ये भाग 3 के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आता है। और इसके बाद जो हमारे चलेंगे वो क्या हैं? वो जो अधिकार हमें दिए हैं वो अधिकार चलेंगे। और सबसे पहला जो हमारा अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? जो हमें सबसे पहला अधिकार दिया गया है वो कौन सा अधिकार दिया गया है? राइट टू इक्वालिटी। या समानता का अधिकार। और ये आर्टिकल 14 से 18 तक। ठीक है। और राइट टू इक्वालिटी है समानता का अधिकार। और इसमें जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो कौन सा आर्टिकल पढ़ेंगे? आर्टिकल या अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 की बात की जाएगी। और आर्टिकल 14 के अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ या विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 या अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या आता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ या विधि के समक्ष समानता। यानी कि जो कानून है, जो भारत के अंदर कानून प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत सब जो है जितने भी भारत के नागरिक हैं वो सब समान हैं। वो क्या कहता है? यानी जो भी कानून बनाया जाएगा भारत के अंदर या कोई भी कानून होगा तो वो सभी के लिए, जितने भी भारत के नागरिक हैं वो सभी के लिए क्या होगा? समान होगा और सभी पे समान काम करेगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यानी अपवाद। यानी कि ये जो आर्टिकल है वो 2 व्यक्ति पर काम नहीं करेगा। वो कौन होगा? एक तो ये एक्सेप्शन जो है आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 361 यानी कि अनुच्छेद 361 के अनुसार जो है, जो भारत के प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट्स, जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं, तो उनके अंतर जो है, क्योंकि जो भारत का राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल, इन्हें अधिकार होता है कि ना तो राष्ट्रपति पर कोई भी मुकदमा चलाया जा सकता है, यानी किसी भी कोर्ट में या किसी भी न्यायालय में इनको चुनौती नहीं दी जा सकती, किसी भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, और ना ही इन्हें कभी जेल में डाला जा सकता। किस किस को? एक तो राष्ट्रपति को और एक किसको? राज्य के राज्यपाल को। तो इसमें क्या है? एक अपवाद है। कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 14 या आर्टिकल 14 में एक अपवाद है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या था? इक्वालिटी बिफोर लॉ या विधि के समक्ष समानता। और हमारा अगला जो आर्टिकल है
अगला आर्टिकल क्या है हमारा? आर्टिकल 15 या अनुच्छेद 15 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है हमारा? इक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, बर्थ प्लेस, इक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, बर्थ प्लेस, यानी के धर्म, जाति, मूल वंश, धर्म, जाति, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर समानता। इसके अंतर्गत क्या है? आर्टिकल 15 या अनुच्छेद 15 के अनुसार क्या आता है कि कोई भी जो नागरिक है भारत का, वो चाहे किसी भी धर्म या किसी भी जाति का या किसी भी लिंग हो, या चाहे वो आदमी हो या औरत हो, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, या किसी भी धर्म, जाति या कहीं भी पैदा हुआ है, वो क्या है? वो सभी समान है। वो क्या कौन कहता है? वो अनुच्छेद हमारा 15 कहता है कि इक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, बर्थ प्लेस। और लेकिन आर्टिकल 15 के अंतर्गत क्या है कि आर्टिकल 15 का, अगर आर्टिकल 15 के 4 की बात की जाए, आर्टिकल 15 के आर्टिकल 15 का 3, इसके अंतर्गत क्या है कि राज्य को अधिकार है कि राज्य चाहे तो बच्चों को विशेष अधिकार दे सकता है। अनुच्छेद 15 के अंदर 15 के 3 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है संविधान के अंदर कि अगर राज्य चाहे तो बच्चों को एक विशेष, एक अलग से क्या दे सकता है? वो अधिकार दे सकता है। नहीं तो सभी क्या हैं? इक्वल हैं। इक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, बर्थ प्लेस, और चाहे वो लिंग के आधार पर हो या किसी भी धर्म जाति का हो, तो वो क्या है? सब वो एक समान होते हैं। और आर्टिकल 16 की अगर बात की जाए, आर्टिकल 16 की अगर बात की जाए, तो आर्टिकल 16 के अंतर्गत क्या आता है, तो इसको जानेंगे। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल in public employments, in public employments, लोक नियोजन में
समान अवसर का प्रावधान। यानी कि अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए, यानी किसी भी अगर सर्विसेज की बात की जाए, या कोई भी अगर सर्विस है या कोई नौकरी मिल रही है, तो उसके अंतर्गत क्या है कि सभी समान हैं, सभी को क्या देखा जाएगा, समान देखा जाएगा। लेकिन इसके अंतर्गत भी एक एक्सेप्शन है। क्या है? एक एक्सेप्शन या एक अपवाद है। वो कौन सा है? आर्टिकल, इसके अंतर्गत क्या है? एक अपवाद है, जिसके अंतर्गत क्या आता है? आर्टिकल 16 के 4, आर्टिकल 16 या अनुच्छेद 16 के 4 के अंतर्गत क्या दिया गया है? रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST, SC एंड ST, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान। यानी जिसको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या दिया गया है? आरक्षण का प्रावधान लिया गया है। तो इसलिए क्या है? एक्सेप्शन है कि इन्हें जो है अलग से इनको कोटा दिया गया है। किस में दिया गया है? जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होती हैं, तो उसके लिए हम सब जानते हैं कि SC ST जो होती है उसके लिए क्या दिया हुआ होता है? एक अलग से कोटा दिया हुआ होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ताकि जो हम वीडियो आपको अपलोड करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते रहें, आपके पास जाते रहें। हम भी आपके साथ में मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ में मेहनत कीजिए। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है? और अच्छी लगे तो शेयर तो ज़रूर कर देना, ठीक है? तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।